जॉइंट पेन आखिर होता क्यों है और हमारे जोड़ों को ना मतलब कमजोर कैसे बना देता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तब टोटल उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। जी बिल्कुल। वो जब जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, इन्फ्यूजन होता है बोन्स का और वही हड्डियां 206 रह जाती हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं टोटल। कोई जॉइंट पेन एक दिन के अंदर नहीं होता है, उसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे मौसम बदलता है, कई बार क्या होता है बारिश हो गई या बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई तो जोड़ों में दर्द क्यों होता है? क्या मौसम का कोई कनेक्शन होता है कि हमारे जोड़ों से? कई बार होता है पुरानी चोटें दर्द होने लगती बहुत चीज़ें ठंड पड़ी या फिर रेनी सीजन आया, बारिशें हुई तो जो हमारी नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे यंगस्टर्स में ये हो रहा है 30s में 40s में, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ सही लाइफस्टाइल को ना अपनाना। घुटने में गैप आ गया, फ्लूइड कम हो गया। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? कंचन, सिर्फ आयुर्वेद में ही ऐसा इलाज है कि इसे रिवर्स कर सकता है। हमारे किचन में ऐसा क्या क्या है जो हम अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं जिससे? देखिए आजकल ना करक्यूमिंग लैटे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है क्या वो? हल्दी और दूध। तो आप अगर शुरू से ही बच्चों को हल्दी वाला दूध देना शुरू करते हैं तो मैं कहती हूँ किसी भी तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ सजेस्ट करेंगे जो मिलने में भी आसान हो और लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो? त्रिफला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिफला। सेकेंड जो बहुत ईजिली अवेलेबल है वो है अश्वगंधा। एक हर्ब आती है मेजन करी, एक हर्ब आती है नीलगरी। आयुर्वेद में जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयुर्वेद इसको सप्लीमेंट्स को कहता है कि लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स ऐसे ही नहीं लेने चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली सॉल्ट्स जो लिवर को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी डैमेज करेगा, स्टमक में इंडाइजेशन को भी इनिशिएट करेगा। एक जो होते हैं ना कि बिल्कुल 3 लाइंस, वो आपकी क्या होंगी? देखिए एक कीवर्ड हर्ब्स में कहेंगी तो वो तो है अश्वगंधा। दूसरा जो मैं कीवर्ड कहना चाहूँगी वो है मोबिलिटी। नेवर स्टॉप मतलब मूविंग। नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आप जानते ही हैं आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन जहां सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करती है, वहीं एक ऐसी इलाज पद्धति है जो समस्याओं की जड़ पर काम करके रूट लेवल हीलिंग करती है, और वो है आयुर्वेद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीवन कोश पर हम आपसे अक्सर आयुर्वेद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और इलाज पर काफी बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। तो आयुर्वेद के इसी पावरफुल एस्पेक्ट पर गहराई से बात करने के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक खास पॉडकास्ट सीरीज, आयुर मंथन। 20 साल से ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी में अनुभव रखने वाली डॉक्टर प्रियंका के साथ। तो डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन कोश में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रियंका, जिनकी आयुर्वेद की गहराई से जानकारी और समझ, 10 साल से ज्यादा की क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट्स के साथ गहराई से जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। आज हम उनसे बात करेंगे ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द पर। डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अपना पॉडकास्ट आयुर्मंथन का जो पहला एपिसोड करेंगे वो जॉइंट पेन पर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ डिटेल में समझाएं, ताकि आप जानते ही हैं कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन कितनी फैली हुई है, तो इससे व्यूअर्स का एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बन सके। ज़रूर कंचन, मुझे आयुर्वेदाचार्य किए हुए 20 साल हो गए हैं आज, और 20 साल में खूब पेशेंट्स देखे हैं, खूब प्रैक्टिस करा है, और कोशिश यही रही है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको पूरी तरीके से हम ठीक करके भेज सके। क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो जॉइंट पेन का हो, चाहे डायबिटीज़ का हो, चाहे किसी और बीमारी का हो, हर तरह की बीमारी का हम इलाज करते हैं, और पूरी अपनी निष्ठा से, पूरे अपना हर तरीके से हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम ठीक कर सकें और एक उसे प्रॉपर हर तरह का एक प्रॉपर वे, एक होप ऑफ लाइफ दे सके। जैसे कि आपने कहा होप ऑफ लाइफ, आजकल ये बहुत ज़्यादा एक टर्म ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अपने बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे चैनल पर अक्सर
जो ज़्यादातर लोग हैं वो जॉइंट पेन के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं और इवन यंगस्टर्स उनमें ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही आपसे सवाल होगा कि ये जॉइंट पेन आखिर होता क्यों है और हमारी जोड़ों को ना मतलब कमज़ोर कैसे बना देता है, मतलब कमज़ोर क्यों इतने बन जाते हैं? आजकल अगर हम पूरा मोर्बिडिटी का आंकड़ा देखें जी। तो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो जॉइंट पेन से परेशान है। ये तो वो सिनेरियो है जो रिकॉर्ड हो जाता है हॉस्पिटल्स के जी। अंदर या जो डॉक्टर्स रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा जो रूरल एरिया में है, गांव वगैरह में है, या कुछ लोग ऐसे भी है जिनको होता रहता है लेकिन वो डॉक्टर पे जाते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं, वो आंकड़ा अलग है। तो मेरा तो ये मानना है कि जॉइंट पेन इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि हर किसी को ही आज की डेट में है ही है। अब आपने कहा कि हाँ यंगस्टर्स को भी होने लग गया है, बिल्कुल सही बात है। पहले कोई कहता था मुझे जोड़ों में दर्द है, उसका हो जाता भाई ये तो 50-60 का हो गया बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। तो इसे जोड़ों में दर्द हो गया होगा। अब नहीं, आप छोटे छोटे बच्चे यंगस्टर्स कहते हैं हमारी पीठ में दर्द है, हमारे जी सर्वाइकल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एकदम वैसा हो गया है। लैपटॉप्स के आगे बैठना, मोबाइल्स के आगे हर वक्त जो है सर्फिंग होती रहती है। खाना पीना हमारा बिल्कुल आप कह सकते हैं अडल्ट्रेटेड हो गया है या है ही नहीं अच्छा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जॉइंट पेन इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ये हैरानी होगी जान के कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब टोटल उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। जी, बिल्कुल। वो जब जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, इन्फ्यूजन होता है बोन्स का और वही हड्डियां 206 रह जाती हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं टोटल। अब होता क्या है कि शुरू से ही एक पेरेंट जैसे हुआ, उसने अपनी पेरेंटिंग के अंदर वो सिर्फ यही एम्फसाइज करता है कि मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। वो उसको साथ में ये भी कोशिश करनी है कि भाई एजुकेशन के साथ मैं उसे एक अच्छी हेल्थ दे सकूं। उसमें बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी डाइट पे वो सबसे ज़्यादा ध्यान करे। अब क्या होता है कि बच्चा बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स दिखती हैं उसे, चिप्स दिखते हैं। अब एक हद तक तो एक पेरेंट रेजिस्ट कर जाता है, एक के बाद वो भी कहता है हाय मेरी एक तो दिला ही देता हूँ। जब हम एक पैकेट खोलते हैं एक चिप्स का या किसी का, तो आप ये सोचिए कि आप अपनी गट को टेयर कर रहे हैं, उसको एक कट दे रहे हैं आप। तो पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजना है, तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी हेल्थ पे हम ध्यान दें। बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, उसे शुरू से ही ये इस बात की टीचिंग होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो खाना पीना सबसे ज़्यादा वही नींव है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। कोई जॉइंट पेन एक दिन के अंदर नहीं होता है, उसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसी वजह से बॉडी लंबी नहीं चल पाती है, 30-40 साल तक भी नहीं चल पाती है। उससे पहले ही अब जॉइंट पेन होने लग गया, सर्वाइकल होने लग गया, पीठ में दर्द होने लग गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही हम अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं होगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो जितने भी जॉइंट पेन है ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इम्यूनिटी अपने आप ही अपने अगेंस्ट हो जाती है। जैसे आपने कैंसर में सुना होगा कि भाई हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है और सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसी तरह जॉइंट पेन है। कोई लोग टेस्ट कराते हैं, डायग्नोज करवा लेते हैं, कोई नहीं कराते, उसी दर्द में रहते हैं। कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट एक इंटरनली भी एक कहते हैं ना कि भाई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं, उसी में चलते जाते हड्डी है खुरती जाती है और वो बिल्कुल फिर एक एंड जोन, खराब जोन के अंदर आ जाती है। और अलग अलग टाइप्स के जॉइंट पेन, अब तो पहले तो 5 या 6 तरीके के ही होते थे, अब तो इतने सारे मतलब जी। कारण पैदा हो गए हैं कि और इंटरनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी MRI CT स्कैन कराने पड़ते हैं, उसके बाद डायग्नोज हो पाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को इस तरीके का कोई जॉइंट पेन है। तो क्यों हो रहा है उसको कारण को जानना पड़ता है। और बहुत डीप स्टडीज में पता चला है कि हमारे अंदर की जो जीन्स की जो रीअरेंजमेंट है वो इस तरीके से बदल गई है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, कि अलग अलग टाइप्स और डेवलप हो रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। अभी लास्ट 2 डेज़ पहले मेरे भी जॉइंट में पेन होता है। आई एम 33 ईयर ओल्ड। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जस्ट ये बोला कि आपको इसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। अब मैं इसको देख के डर गई और हर कोई आम आदमी डरेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे यंगस्टर्स में ये हो रहा है, 30s में, 40s में, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मॉडर्न लाइफस्टाइल? मॉडर्न लाइफस्टाइल, और मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ सही लाइफस्टाइल को ना अपनाना। जैसे क्या होता है कि आइडियली एक व्यक्ति को 8 बजे से पहले नहीं खाना चाहिए और शाम को 6 बजे के बाद
नहीं खाना चाहिए। हम्म, आजकल लाइफस्टाइल ही नाइट की है। आप 11 बजे सारी खाना हाँ खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, या फिर सुबह 4 बजे सोते हैं। डाइजेस्ट नहीं होता, सही हाँ, बात फिर है। उतनी देर ही अगर आप या जागते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ मंच करेंगे, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग गया है। अब बिल्कुल। आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका जो प्रॉपर एक बॉडी इंडेक्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 1 किलो वजन बढ़ रहा है, तो आप अपनी हड्डियों पे जो जोड़ है उस पे आप 4 किलो वजन डाल रहे हैं, उस पे 4 किलो का प्रेशर आ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, उसमें आपको चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटापा बिल्कुल भी नहीं अपने आप को चढ़ने देना चाहिए। अपने बीएमआई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी हेरिडिटरी में है, सपोज आपकी मदर को जॉइंट पेन है, ग्रैंड मदर को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वो ऑब्वियस है कि जीन्स के थ्रू हेरिडिटरी से आप में भी आ सकता है। तो वो एक चांस और बढ़ जाता है कि हाँ, आपको और अवेयर होके रहना है। अब तो बिल्कुल भी ज़्यादा सतर्क होके अपने आप को रखना है, क्योंकि मैं तो जॉइंट पेन से ग्रस्त हो सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जॉइंट पेन जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी, इस पे भी डिपेंड करता है, तो अगर मान लीजिए कि मेरी मदर को है तो मेरे फॉरवर्ड हो गया, तो हो सकता है मेरी आगे वाली जनरेशन को भी फॉरवर्ड हो। बिल्कुल, आपके आगे जीन्स को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखती हैं, आप जी। अपने आप को करेक्ट रखती हैं, तो आप आगे की प्रोजनी में जाने से उसको रोक सकती हैं। ये जीन्स के अंदर कैसे जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रहती है, तो जीन्स का पूरा डीएनए का ग्राम बनता है। उस ग्राम को बनाने में आप भी पार्टिसिपेंट हैं। तो अगर आप अपने आप अपना खाने-पीना ठीक रखेंगी, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखेंगी, तो आप उस जीन को बदल सकती हैं। आपकी डॉटर में हो सकता है 50% तक आए, आपकी ग्रैंड डॉटर के अंदर वो हो सकता है 20% तक आए। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। आपने तो लिया अपनी पीछे की प्रोजनी से, लेकिन आप आगे की प्रोजनी में होने से बचा सकती हैं। तो आपको अपने थोड़े से कन्वेंशनल चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफस्टाइल में, तो उससे वो हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड होते रहे, ये थोड़ा रिवर्सिबल भी है। हाँ, आगे अगर मैं अपना, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा हेल्दी उसमें वे में रखूँ, तो आगे ये चीज़ें फॉरवर्ड नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। 110% ये तो ये चीज़ रिवर्सिबल हमारे है। कंट्रोल में है। आपके हाथों में ही है, आपको इसको कैसे आगे बागडोर संभालनी है। जैसे आप ही जैसे पतंग जी, उड़ती है तो चरखी से बिल्कुल सारा वो बिल्कुल कंट्रोल होता है, तो रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है कि आगे की प्रोजनी को मुझे देनी है या नहीं देनी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत पते की बात बोली, सच में मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ शायद हमारे दर्शकों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये आपके पास है, तो आप आगे अपने, जो भी आपकी डॉटर है, जो भी आपकी जनरेशन आगे आ रही है, उनको फॉरवर्ड ना करें, उनको हम हैप्पी चीज़ें फॉरवर्ड करें, ना कि दर्द से भरी कुछ भी ऐसी बीमारी उनको फॉरवर्ड करें। डॉक्टर साहब, एक मेरा ये सवाल बहुत, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत लोग शायद उससे रिलेट भी कर पाएँ। जैसे मौसम बदलता है, कई बार क्या होता है, बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, तो जोड़ों में दर्द क्यों होता है? क्या मौसम का कोई कनेक्शन होता है कि हमारे जोड़ों से, जो कई बार होता है पुरानी चोटें दर्द होने लगती हैं? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा बॉडी के अंदर, तो आपको कहीं कोई दर्द नहीं होगी, एकदम बढ़िया रहेगा। आपको लगेगा कि मेरे में तो उल्टा एनर्जी अच्छी आई हुई है। अच्छा। लेकिन जैसे ही सपोज कीजिए ठंड पड़ी या फिर रेनी सीजन आया, बारिशें हुई, तो जो हमारी नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऊपर से एनवायरनमेंट के अंदर बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, वो भी उन पे डरता है। आपने सुना है ब्लड प्रेशर है, जी बिल्कुल। ब्लड प्रेशर अंदर का प्रेशर है, उसी तरह बाहर भी एक प्रेशर है जो बायोमेट्रिक उसके ऊपर डल रहा है, तो उसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते बैरोमेट्रिक हैं। प्रेशर। हाँ, तो वो भी साथ के साथ डल रहा है। वो जब दोनों चीज़ें नसों पे डलती हैं तो नसें में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये चेंज ऑफ सीजन से आपको दर्द महसूस होता है। उसका निवारण क्या है? आपने बिल्कुल, इस हम पे बात करने हम वाली थी कि आप ऐसे मौसम के लिए, जो पेशेंट्स इससे ग्रस्त है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये जो बॉडी है ये मशीन की तरह है। बिल्कुल। आप गाड़ी भी लेते हैं, आप उसको भेजते हैं सर्विस हाँ, के सर्विस लिए, सेंटर। 10,000 के किलोमीटर के बाद फ़ोन आना शुरू हो जाता है, भई सर्विस करा लो, फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे। इसी तरह बॉडी है, बॉडी को ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो आजकल के आप यूथ देखेंगे कि एलर्जिक है ऑयलिंग से। अरे तेल, तेल कौन लगाएगा? तेल तो कौन लगाता है आजकल? इस तरह की बातें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप सैटरडे को अगर आप मंदिर जाती होंगी तो शनिदेव पे आप बिल्कुल, तेल तेल देती होंगी, चढ़ा। उसी तरह आप ये सोचिए कि नहाने से पहले आप सर पे तेल डालना शुरू कीजिए, पूरी बॉडी को तेल से एक बारी के लिए तर कर लीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा उसे रखिए और उसके बाद आप एक शावर लीजिए। सो दैट ऑयलिंग प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड इट शुड बी डन डेली, रेगुलरली विद, और आपको ये करना ही करना है। अब ये आपकी चॉइस है, आपके सॉइल से करें, तिल के तेल से कीजिए, सरसों के तेल से कीजिए, जो आपको लगता है, जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है या जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बट ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये चेंज ऑफ सीजन को हमारी बॉडी अडेप्ट कर सके और ये जो एकदम वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं वो ना हो, इनके अंदर ताकत बनी रहे। तो ये रियली में इम्पॉर्टेंट है एक प्रोसीजर। तो डॉक्टर साहब ये हमें रेगुलर करना है 7 डेज वीक ये से? हाँ, बिल्कुल रेगुलर, ये देखिए अपनी लाइफस्टाइल बना ले मतलब। 7 डेज मत करिए, लेकिन हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप 7 दिन कर सकते हैं 365 डेज, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। दैट यू विल योरसेल्फ फील कि सिर्फ मेरी बॉडी के ऑयलिंग से मुझ में ताकत ही नहीं आ रही, मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है, मेरी बॉडी के अंदर एक रिजुविनेशन शुरू हो गया है। तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो उसको वहाँ स्टॉप कर देता है, उसको हेल्प करता है। तो सिर्फ 5 मिनट आपको निकालना है, स्पेशली मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगी, सिर्फ 5 मिनट निकालना है और ऑयलिंग करें, फिर 5 मिनट रुक के अपना शावर ले लें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। उस प्रोसीजर को आप ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी जोड़ों के दर्द की, हमारे व्यूअर्स काफ़ी ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि हमें भी सुनकर पढ़कर दुख भी होता है। वो बोलते हैं कि मैम हमने डायग्नोज कराया था, घुटने में गैप आ गया, फ्लूइड कम हो गया, तो मैम इस कंडीशन में उनको बोला जाता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? कंचन, सिर्फ आयुर्वेद में ही ऐसा इलाज है कि इसे रिवर्स कर सकता है। आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि वो चीज़ों को रिजुविनेट कर सकता है। जो चीज़ मर गई, जी बिल्कुल, आपने मृत्युंजय जाप सुना होगा। हाँ जी, आयुर्वेद बिल्कुल। देखिए निकला तो समुद्र मंथन से ही है। बिल्कुल। तो वो उसमें वेदों में एक वेद से अथर्ववेद है, वहीं की एक प्राप्ति है आयुर्वेद। धन्वंतरी जी भी जो थे वो आयुर्वेद में अपना मंथन से ही निकले हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये सोचिए, जब सारे मंत्र वहां से निकले हैं, सारे भगवान वहां से निकले हैं, ये वेद वहां से निकले हैं, तो इनमें ये ताकत है कि ये मरे हुए जीव को भी जिंदा कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि जो आपके सेल्स हैं, जो डेड हो चुके हैं, जो बेकाम हो चुके हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उनको रिजुविनेशन, इसको टर्म हम बोलते हैं रसायन, तो ये रिजुविनेट कर सकता है। इसके अंदर 110% ये ताकत है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप किस स्टेप पे इंटरवेंशन को इनवाइट कर रहे हैं। आपने हर जगह धक्के खा लिए, उसके बाद जब आपको ऑपरेशन एक एंड स्टेज पे बोला, तब आपने कहा कि भाई अब ऑपरेशन नहीं कराना, आप कुछ और अल्टरनेटिव मेडिसिन का हम दरवाजा खटखटाते हैं। वो गलत है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग सबसे पहले तो आप वो प्रॉब्लम होने मत दीजिए। आप अपने घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अडेप्ट करके अपनी बॉडी को अंदर से आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कोई बीमारी हो ना हो। चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो कैंसर तक है, वो चीज़ वो हो ही ना। इसके लिए सबसे पहले आप नींव स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस, फिर उसके बाद आप तभी से आयुर्वेद को अपनाना शुरू कीजिए। फिर अगर जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है तो रादर देन रशिंग टू, एंड आई शुड नॉट से इन इमरजेंसी वन शुड गो टू अ मॉडर्न मेडिसिन पर्सन, बट यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योर अल्टरनेटिव मेडिसिन। आपको एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी कंसल्ट जरूर कराना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि कहा जाता है स्टिचेस इन टाइम सेव्स 9। अगर जरा सा फटा हुआ सी दिया जाए तो वो ज्यादा नहीं करता। तो आप उसी वक्त आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि वहीं पे वो डॉक्टर उस चीज़ को क्योर कर देगा, वहीं पे ठीक कर देगा। वो बढ़ेगी ही नहीं और ये रिप्लेसमेंट तक की नौबत आएगी ही नहीं। फिर आपने कहा कि बोला जाता है डीजनरेशन हो गई है, डीजनरेटिव डिजीज जिसे बोला जाता है। डीजनरेशन का वर्ड देखिए, मैंने आपको वर्ड दिया रिजुविनेशन, आपने कहा डीजनरेशन, दोनों अपोजिट है। बिल्कुल तो एक होप है, एक सूरज की किरण है, एक सूरज अस्त हो गया है ना। तो अगर शुरू से ही आप उस चीज को अपने ब्लड में डाल लेते, अपने रूटीन में डाल लेते, रेजिमेंट में कर लेते, तो ये डीजनरेशन वर्ड ही नहीं आता, रिजुविनेशन ही रिजुविनेशन बॉडी का होता जाता। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनकी उम्र 110 साल 120 साल तक जी जाते हैं, वो चलते भी ज्यादा हैं। हाँ, और हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर 60 भी एक मैक्सिमम हो गया। कोई 60 पे हाँ ये तो बूढ़ा हो गया भाई, बस सीनियर सिटीजन कैटेगरी में, अब तो इसे चले जाना चाहिए। मतलब उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो ऑब्वियस है, अब तो आप 60 साल के हो गए, ये बीमारी आपको होगी।
तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद ऐसा है जो आपकी लाइफ को भी बढ़ाता है, आपके अंदर के सेल्स के लाइफ को भी बढ़ाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आपने कहा कि भाई सिनोवियल फ्लूइड जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, ग्रीस ऐसे खत्म। टर्म्स यूज किए जाते हैं। ग्रीस खत्म, तेल देखिए, खत्म हो गया, कई बहुत ले लैंग्वेज में बोलेंगे तेल खत्म हो गया। भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया जी। है, इतना विशियस सिस्टम है और इतना ब्यूटीफुली आप कह सकते हैं Organized किया है। क्राफ्टेड भी है और डेकोरेटेड भी है हर बिल्कुल। तरीके से। एक जने की आंख दूसरी आंख से नहीं मिलेगी, एक जने के होठ दूसरे से, और नहीं, सुंदर से सुंदर एक क्राफ्टिंग की हुई है। बहुत। अब जो सिनोवियल फ्लूइड है वो कोई खत्म नहीं होता है, ये कोई अंदर कोई इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं है कि उड़ गया या घिस गया, नथिंग लाइक दैट। होता क्या है, जो कारण है जॉइंट पेन का वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी जॉइंट पेन का पेशेंट होगा ना, उसे कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, सबसे पहला कारण है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में सारा गंद होता है, वो सारा का सारा वॉश आउट नहीं होता। आपने कूड़ा कबाड़ा खाया, फॉर मी द जंक इज द कूड़ा कबाड़ा। यू हैड इट, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं है, पावर नहीं है, आपने सपोज रात को 10-12 बजे खाया, वो डस्टबिन ही में ही डाला है आपने एक तरीके से, वो पचेगा नहीं, वो एज इट इज पूरे जीआईटी ट्रैक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाएगा। सुबह आपको मोशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, उसके अंदर वाटर का इंटेक पूरा नहीं है, पूरा आते पूरी अच्छी तरह मूव नहीं कर रही है, वो स्टिल वहाँ कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो पूरा का पूरा जब इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता है, वहाँ पे गंद जमा रहता है। अब आपके घर में कूड़ा है, 1 हफ्ते तक पड़ा रहे, कैसे बदबू मारेगा वो, उसके अंदर से कीड़े पड़ जाएंगे, उसके अंदर हर तरह की जितनी भी आपकी बीमारियां होंगी वहाँ से उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आपका जीआईटी ट्रैक्ट है, उसको हमारी भाषा में आयुर्वेद में आम बोलते हैं। दैट इज नॉट द मैंगो वन, मगर दिस आम इज कि आपका जो टॉक्सिन्स है वो जमा हुए हैं इंटेस्टाइन में। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, अब वो जो है बॉडी के अंदर जो आपका बैड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे और बीमारियों को बढ़ाएंगे, और वही आम जाके आपके घुटनों में जाता है, सिनोवियल फ्लूइड को जमा देता है। उसको कुशन है, ये बहुत एक फ्लूइड है, कुशनी फ्लूइड है, उसको जमा देगा। अब वो जम जाएगा, वहां पे तो आपको लिक्विड चाहिए, हार्ड हो गया, अब कोई चीज स्टिफ हो जाएगी, जब हार्ड हो गया तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। जब वो मूवमेंट नहीं करता तो उसमें कड़कड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला सिम्टम होता है जॉइंट पेन का। हम हाथ लगा के, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो उस घुटने पे हाथ लगाएगा और कड़कड़ की आवाज सुनेगा कि कितनी आ रही है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे उसकी डिग्री भी मेजर हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है एक्सटर्नली कि कितना डैमेज है घुटने के अंदर, है जॉइंट पेन हाँ। तो सिनोवियल फ्लूइड जो है वो ना तो सूखा है, ना वो आप कह सकते हो खत्म हो गया है, ये गलत टर्म्स है जो कि बता दी गई हैं सबके। और ये ग्रीस तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज, ये फ्लूइड है। तो ये वहां पे जम गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस जमे हुए फ्लूइड को हमको लिक्विडिफाई करना है। अगर हम उसको, तभी मैंने आपको कहा अगर मसाज करेंगे, आपने पंचकर्मा में सुना होगा आयुर्वेद के अंदर के ऑयलेशन थेरेपी, मसाज और स्वेदन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। इनफैक्ट जॉइंट पेन पेशेंट को अब तो ये घर घर में पता है कि ऑयलिंग करनी है तो ऊपर से हमें उसको कोई सिकाई करनी है, उससे वो आराम मिलता है। तो सिकाई से आराम कैसे मिला? जब वो गर्माइश अंदर गई तो उसने वो फ्लूइड को थोड़ा सा लिक्विडिफाई किया, बिल्कुल मेल्ट करा, तो वहां पे कुशनिंग इफेक्ट बढ़ा, तो पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो गया। कोई चीज अकड़ गई, आप बर्फ में भी जाते हैं, हाथ अकड़ जाता है, नसें अकड़ गई, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, तो इस करके दर्द शुरू हो जाता है, लालीपन शुरू हो जाता है। तो बस सेम वहीं पे वो क्राइटेरिया है। अगर हम उसका थोड़ा केयर करें और वो लिक्विड को जमा ना होने दें तो ऑब्वियसली ये जो टर्म्स हैं ये सब आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, फिर मैं ये बोल रही हूँ कि आप पहली बात तो लोग क्या करते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से एकदम नहा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नवाए हुए पानी से नहाएं। ये आयुर्वेद के शास्त्र आधारित जो रेजिमेंट होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, मतलब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप डेली लाइफ में किस तरह की दिनचर्या बिता रहे हैं। हो सके तो नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूर डालिए, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिए, और फिर आप उस वार्म वाटर से बात लीजिए। ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल मना किया हुआ है आयुर्वेद के अंदर, स्पेशली इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर टाइप ऑफ पेन। तो आप ऑयलिंग करके और फिर एक नवाए हुए पानी से अपने आप को बाथ दीजिए। आप नमक डालेंगे, रेगुलर रेजिमेंट में भी आप नमक और हल्दी डालेंगे, इतना आपको फ़ायदा होगा। जब आप निकल के आएंगे वॉशरूम से शावर लेके, तो
आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सारी नेगेटिविटी झड़ गई है। नहाना एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है आयुर्वेद के अंदर, जिसमें आप एक पॉजिटिव ओरा से नेगेटिव ऑरा से पॉजिटिव ऑरा के अंदर जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सो के उठे, आपके घर का ऑरा सारी रात रहा। आपको ये भी कहा जाता है भाई रात डार्कनेस इज इनविटेशन टू नेगेटिव ऑरा, एक सारी नेगेटिविटी रात में ही निकलती है। तो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी को पावर भी देगी और ये सब ऐसे श्रेड ऑफ हो जाए। आप जब पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं तो आप सब जितनी भी नेगेटिव ऑरा उसको आप बाय बाय कर रहे हैं, तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी भी देगा, आपके जो सेल्स है उनको भी रिजुविनेट कर रहा है। तो हर एक स्टेप पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अब आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, फटाफट बस नहाए चले गए, बट उस जल्दी के अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डाल लें तो वो मैजिक करेगा। और मैजिक विद इन आप 7 डेज देखोगे कि हाँ यार ये चीज़ तो फर्क लाती। इफ अ पेशेंट कम्स टू अस, सबसे पहला चीज हमें जो सिखाई गई थी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर के पेशेंट आए, बेशक वो मरने वाला हो, आपने उसे श्योर जरूर करना है कि मैं हूँ। एक मूवी भी आई थी, आपको पता है मैं हूँ ना, तो वो आपको ये श्योर करना है मैं हूँ, क्योंकि ये आपका फर्ज है, दिस इज वन ऑफ योर ड्यूटीज। तो उस एश्योरेंस से ही एक पेशेंट हम देखते हैं कि 50% एनर्जाइज हो जाता है। वो एनर्जी देना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं रेकी करवाते हैं लोग, एक्यूपंक्चर, व्हाट इज ऑल दैट इज ऑल पॉजिटिविटी, टू इन्फ्यूज पॉजिटिविटी थ्रू सम पॉइंट्स। तो जबान, आपकी मदर जब आपको टच थेरेपी देती है, आज से ही एक जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आप में एक ताकत आ जाती है कि मैं लड़ूंगा, इस चीज को मैं अब सॉल्व करूंगा। तो वही हमारा डॉक्टर का ऑरा होता है। तो एश्योरेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ ये पॉजिटिव इटसेल्फ स्टेप्स हैं जो आप खुद अपने रूटीन में, रेजिमेन में अगर लाते हैं तो ऑरा पॉजिटिव होता ही चला जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी जवाब दिया कॉन्स्टिपेशन पे, आपने बताया कि मेजर सिम्टम है, ठीक है, तो हर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जो होगा उसको जॉइंट पेन होना मतलब ये कंपलसरी है? मतलब कंपलसरी का तो नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर वात, पित्त, कफ 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। हाँ, इस पे थोड़ा डिटेल में जरूर समझाइएगा। वात पित्त कफ पे, इस पे थोड़ा डिटेल पे बात करते हैं आपसे। इसके अंदर जो बुक्स कहती हैं उसके अंदर 60 to 80 मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, हेयर्स के अकॉर्डिंग, आईज के अकॉर्डिंग, बोलने के स्टाइल के अकॉर्डिंग, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, तो पूरा हिस्ट्री से वो मेकआउट होता है। हर बॉडी के अंदर वात पित्त कफ तीनों हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप में सिर्फ पित्त और मेरे में सिर्फ वात है, नथिंग लाइक दैट। बट इसमें प्रधान क्या है, व्हाट इज द डोमिनेटिंग फीचर, वो इम्पोर्टेंट होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे में पित्त प्रधान है, आई एम पित्त डोमिनेटिंग, तो मुझे पसीना ज्यादा आएगा, प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी। और इफ मैं पित्त प्रधान हूँ और मुझे जॉन्डिस हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, तो मेरे को वो सिम्टम और ज्यादा एग्रवेट करेंगे, वो मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीनों तरीके की बीमारियां जब शरीर में हो जाती है तो हम उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोष बोलते हैं ऐसे, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर बॉडी के अंदर है, लेकिन कौन सा दोष बढ़ गया है वो डिजीज कॉज करता है। एग्जाम्पल के लिए जॉइंट पेन जो है वो वात प्रधान कहा जाता है, कि इसके अंदर वात बढ़ गया एक व्यक्ति के अंदर, वो किसी में भी बढ़ सकता है, पित्त प्रधान में, पित्त वाले व्यक्ति में भी बढ़ सकता है, कफ वाले में भी बढ़ सकता है, सिम्टम्स अलग अलग होंगे। आपने कहा कि भाई मैंने जो कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट है हर जॉइंट पेन के पेशेंट में, ऐसा नहीं है। अगर कोई सपोज कफ प्रधान है तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कफ प्रधान है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब वो मॉर्निंग में उठेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी, सुबह उठते ही उसकी बॉडी एकदम अकड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कफ प्रधान है ना, कफ मॉर्निंग में प्रधान होता है, पित्त दोपहर में और वात रात में होता है। तो मॉर्निंग में वो उसको ऐसा लगेगा, उठा ही नहीं जाएगा बेड से, उसे लगेगा कि भाई मैं तो अब जम गया, इस तरह की उसके अंदर सिम्टम आएगा। कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट द सिम्टम इज गेट्स प्राइमरी पोजिशन। मगर कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर होता ही है, क्योंकि टॉक्सिन्स वहीं पे जमा होते हैं, खाना पीना आपको बताया ठीक नहीं है, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, कोई मुझे नहीं लगता कि पूरा गिन के 12 ग्लास पानी पीता होगा।
या उसको ये है कि 2 से 3 लीटर मुझे लिक्विड अपने सारे रूटीन के अंदर लेना ही है, जरूरी नहीं आप पानी पीजिए, आप सूप्स ले सकते हैं, आप सैलड्स ले सकते हैं वाटर जिनके अंदर ज्यादा होता है। खुद को हाइड्रेट रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन इज हम बार बार अपने वीडियोस में कहते हैं खुद को हाइड्रेट रखे, करीब 2 से 3 लीटर पानी नहीं, कोकोनट वाटर, लाइम वाटर, कितने ऑप्शंस हैं, and many options are there, and very important is that should not be artificially sweetened। कोई भी चीज के अंदर आप प्लीज शुगर का इस्तेमाल मत कीजिए। आप करना भी चाहते हैं तो हनी और जैगरी भी ओके है, लेकिन मैं तो वो भी मना करती हूँ। हमारी नेचुरली इतनी अच्छी अच्छी चीजें मीठी हैं, व्हाई नॉट टेक दैट। वाटरमेलन देखिए, मतीरा कितना मीठा होता है, खरबूजा जो सीजनल फ्रूट है। इवन अ डायबिटिक आई एडवाइस किया कोई भी 2 फ्रूट आप अपने डे में जरूर एक पोर्शन लीजिए, उससे आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी होती है। फॉर डायबिटीज पेशेंट आल्सो, यस, और फाइबर भी, क्योंकि जॉइंट पेन प्रोमिनेंटली डायबिटीज पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है। हाँ, वो क्योंकि उनकी तो हड्डियां सबसे ज्यादा शुगर जो है वो खुर देती है, तो बट उनको मीठे खाने की क्रेविंग भी होती है। सो नेचुरली जो स्वीटेंड हमारे आसपास चीजें हैं, हमें उन्हें प्रेफर करना चाहिए रादर देन हम उसके अंदर और आर्टिफिशियली कुछ स्वीटेंड डालें। तो दैट, जैसे स्वीट लाइम वाटर कई लोग प्रेफर करते हैं। नो, यू प्लीज हैव लेमन। लेमन तो एक इतना अच्छी चीज है किडनी के लिए और जॉइंट्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा सोर्स है लेमन, क्योंकि उसमें विटामिन सी है। मैं देखती हूँ लोग आजकल डिटॉक्स के नाम पे पता नहीं क्या क्या एक प्रिजर्वेटिव वाली चीजें पीते हैं सुबह सुबह, नहीं हम तो ये ले रहे हैं डिटॉक्स कर। मैं नींबू को मानती हूँ कि सबसे बड़ा, एक नींबू को हम लोग एक लाइम वाटर सुबह ले लिया, उसमें चिया सीड्स डाल लिया, उसको पी लिया, आप इसको सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन वाटर मांगने इससे भी अच्छा है आप अजवाइन, हम सबके मसालों में है, बिल्कुल उसको मसालादानी में होती है, उसको आप रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके थोड़ा सा उसका पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच वो, और 1 चुटकी उसके अंदर हल्दी डालिए 1 ग्लास वाटर में, एम्प्टी स्टमक लीजिए। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ये डेली लेना शुरू करते हैं ना, आफ्टर 35 कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, चाहे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, चाहे किसी और तरह की आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो जा रही है, वो अपने आप रिजुविनेशन शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा है, क्योंकि अपना पेट जिसका ठीक उसका सब कुछ ठीक। सो दिस एक्चुअली आपकी जो पाचक अग्नि है उसको ये एक्सेलरेट करता है और उसको एकदम हील करता है। जब सब कुछ आपको हजम होगा तो ऑब्वियसली किसी तरह की बीमारियां कुछ नहीं होंगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक ये चीज बताइए कि आजकल फर्मेंटेड फूड का बहुत ज्यादा आजकल चलन है और लोगों को खाना भी चाहिए, तो फर्मेंटेड फूड को हम लोग पेट साफ करने के लिए या कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं हम लोग खाते हैं, तो ये जॉइंट पेन में भी फायदा करेगा? देखिए, इम्पोर्टेंट फर्मेंटेड फूड इज नो डाउट इट्स गुड। उसके कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कि आपने फर्मेंटेड फूड के अंदर गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ दिया आर्टिफिशियली और उसको आपने अपनी बॉडी के अंदर दिया जी। तो जो गुड बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर है वो बहुत खुश होता है, उसकी पार्टी होती है उस दिन के मेरे मतलब का खाना आया है। दैट मच फर्मेंटेड फूड इज गुड, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ज़ायोम है जो हमारी गट का बैक्टीरिया है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कब खाया, किसके साथ खाया, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक चीज इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैंने तो खाई इडली और डोसा, लेकिन खाया मैंने रात को 12 बजे जस्ट टू अपनी पैलेट को एंटरटेन करने के लिए, वो गलत हो जाता है। तो फर्मेंटेड फूड इज गुड बट इट शुड बी टेकन एट द ब्रेकफास्ट और एट द आफ्टरनून मील ओनली, नॉट एट द, यू शुड नॉट प्रेफर इट इन द नाइट, बिकॉज जैसे जैसे दिन जैसे उठा आपकी पाचक अग्नि सबसे ज्यादा तेज है उस वक्त। जैसे जैसे दिन ढला, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि 8 बजे से पहले नहीं खाना और 6 बजे के बाद नहीं खाना। कॉन्सेप्ट यही है कि मॉर्निंग में आपकी जो फायर है, गैस का जो फायर है वो फुल नॉब पे है। जब वो धीरे धीरे दिन ढलेगा वो धीरे कम होती चली जाएगी। चाइनीज में आपने देखा 6 बजे के बाद कुछ नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। वो कॉन्सेप्ट बहुत, वो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि भाई जैसे जैसे सूर्य अस्त की तरफ जाएगा आपकी फायर जो है पाचक अग्नि में कम होती चली जाएगी। तो आपको जो दिन का नाश्ता है वो कहते हैं राजा की तरह खाना चाहिए, फुल फ्लेज ब्रेकफास्ट। हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत पीरियड होगा ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आपकी मोबिलिटी है, आप सारे दिन घूमेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो वो डाइजेस्ट होता चला जाएगा। फिर दोपहर का खाना आपको आम आदमी की तरह खाना चाहिए और रात का खाना आपको गरीब की तरह खाना चाहिए। गरीब एज इन हमारा कहने का मतलब है कि भाई अगर 4 रोटी की भूख है फॉर एग्जाम्पल तो आप 2 खाएंगे, अगर 2 की है तो 1 खाएंगे,
अगर आपका एक मैं दाल भी खा लूँ और साथ में सब्जी भी खा लूँ तो सिर्फ दाल खाएंगे, सो योरसेल्फ शुड कट दैट। तो उससे क्या होगा कि हमारी जितनी पाचक अग्नि है उस अकॉर्डिंग हमें खाना मिला और हमने उस खाने को पचा लिया, उसमें कोई टॉक्सिन नहीं बना, एंड वी आर हेल्दी। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑल दैट। तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगी शाम का, जैसे मान लीजिए कि जिनको जॉइंट पेन है तो शाम को वो कैसी डाइट ले, या ओवरऑल आप पूरे दिन की अगर डाइट पे बात करें तो कैसे वो डाइट ले जिससे उनको एक तो पेन रिलीफ में थोड़ी वो लगे, कम लगे, साथ ही उनको डाइट भी थोड़ी फ्रूटफुल लगे, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए पेशेंट मेरे पास आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, कोई अलग अलग होते हैं, हाय राजमा खा लें, हाँ छोले बिल्कुल, मेरे खा इसी लें, पे भी एक सवाल था। गोभी यस, खा लें, अरबी खा वाइट लें। चीजों को लेके भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना हाँ डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, कि वाइट में व्हाइट्स के अंदर ये कहा जाता है कि वाइट फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ वो बेसिकली मैदे से कंसर्न है ये, ओके। कि मैदा या मैदे से बनी ब्रेड्स जैसे है, पास्ता हो चावल, गया, आज के चावल हो गए। चावल अगर कोई खाना चाहते हैं तो देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट यही है। आप अगर लेना चाहते हैं कि देखो पेशेंट है, सपोज 35 ईयर्स का है, आपने कहा मैं 33 हूँ, उसको आप डिप्राइव कर दो हर चीज से। राजमा चावल तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, कोई भी नहीं रह पाता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज राजमा चावल आप रात को खा रहे थे, आप दोपहर को बना रहे थे, आप कोशिश कीजिए आप उसे ब्रेकफास्ट में ले लो। हाँ yes. अगर वैसे तो चावल तो हम बोलते हैं ब्राउन राइस ज्यादा खाइए, व्हाइट राइस आप मत खाइए। और अगर खाना भी चाहते हैं तो उसके अंदर लौंग, इलायची, जो गरम मसाले होते हैं उसको पॉच करके फिर उसको खाइए। तो उसमें क्या है, वो उसकी तासीर, जो ठंडी तासीर है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है और अपनी तासीर दे देते हैं मसाले। गरम मसाले है ना, वो गरम तासीर उन्हें दे देते हैं। एक तो इस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जब आप राजमा बनाएं या छोले बनाएं तो इसके अंदर गरम मसाले, जो खड़े मसाले हैं, उनको बॉईल करते हुए डाल दीजिए, तो वो अपनी तासीर उन्हें दे देते हैं, तो वो उतना हार्म नहीं करते, वाई नहीं करते हैं। दूसरा, उनका खाने का टाइम आप उन्हें ब्रेकफास्ट में लीजिए। तीसरा, राजमा अगर बॉइल्ड लिए जाएं रादर देन इतना मसालों में उनको इमर्स करके, तो उससे बड़ा कैल्शियम का सोर्स नहीं है। चिकपी से, जो आप चने कहते हैं, और जो राजमा है, हाँ अगर आप इन्हें बॉइल्ड करके इनकी चाट बना के लेते हैं तो इससे बड़ा आपका मिनरल्स का, प्रोटीन्स का और कैल्शियम का सोर्स नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो है तो ये बेस्ट, बट वही अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, व्हाट टाइम यू आर टेकिंग, व्हाट टाइम वी ईट। यस, अब जैसे लोगों का है कि भाई केला ठंडा होता है तो जॉइंट पेन में केला कैसे खाएं? केले से बड़ा पोटेशियम और मैग्नीशियम का सोर्स नहीं है, और जॉइंट पेन के पेशेंट में दोनों ही चीजों की कमी होती है। तो वही इम्पोर्टेंट ये है दैट व्हेन योर जठर अग्नि, योर डाइजेशन में, हाँ जब वाचक अग्नि आपकी जब पीक पे है, आप उसे तब खाइए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ब्रेकफास्ट आपका किंग साइज है, तो मॉर्निंग में आपका जो मन है उसको खाइए। तो जो मन है मॉर्निंग में आप खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खाने की बात कर ही रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल ये आया है, दही, उड़द की दाल होती है, अरहर की दाल, मतलब ये बादी की चीजें होती हैं, तो इनसे भी जॉइंट पेन बढ़ सकता है क्या? बादी हुआ कैसे, जब हजम नहीं हुआ। एग्जैक्टली, डाइजेशन एग्जैक्टली तो क्रिमिनल। हाँ, तो अगर आपने, वही मैंने आपको कहा, उसके अंदर अगर आपने खड़े मसाले डाल दिए तो वो उसकी वाई जो है वो खींच लेगा। आप उसके अंदर अदरक डाल दीजिए, आप उसमें लहसुन डाल दीजिए, उसका पेस्ट ज़्यादा अमाउंट में डाल दीजिए, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उसे ब्रेकफास्ट में ही लीजिए आप, या आफ्टरनून में लीजिए। नाइट में कोई भी चीज़, जो देखिए हर गृहस्थ को ये पता है कि क्या चीज़ हैवी है, रात के वक्त क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा मैं नहीं हजम कर पाऊंगा, या ये चीज़ वाकई में। अब आपका दाल मखनी, आप शादियों में जाते हैं तो सर आपको दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, जितना हैवी फूड है वो मिलता है। वो हैवी फूड बारी बारी सब खाया जाता है, खाने के बाद सुबह पता चलता है लूज मोशन लग गया, क्योंकि हमारी गट ने उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करा। तो वही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें से जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ हमारी रसोई में है, उसे उसमें इन्फ्यूज़ करके पकाएं, और उसका जो टाइमिंग है तब उसे खाएं जब आपकी जठराग्नि सबसे पीक पे है, दैट इज़ इन द ब्रेकफास्ट। एंड आप रेलिश भी करेंगे खाने को जो आप चाहते हैं, आप उस बीमारी को भी एग्रीवेट होने से रोक लेंगे। अब आप किचन की बात कर रही हैं तो डॉक्टर साहब बताइए, अब हमारे किचन में ऐसा क्या क्या है जो हम अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं जिससे? देखिए आजकल ना करक्यूमिंग लैटे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है क्या वो? हल्दी और दूध। तो आप अगर शुरू से ही बच्चों को हल्दी वाला दूध देना शुरू करते हैं तो मैं कहती हूँ किसी भी तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है,
किसी भी तरह की कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्पाइन्स आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से लेके और नीचे आपके टो तक जितने नर्वाइन हैं उसको वो अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर देगा। दूसरा, अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते हैं हल्दी को तो आप उसको प्लेन वाटर में ले लीजिए। ऐसे ही वार्म वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, उसे ही रूटीन में आप अपना डिटॉक्सिफाइंग वाटर या डिटॉक्सिफाइंग पावर पंच रख लीजिए। तीसरा, अगर आप कुछ स्पेशल करके इन्फ्यूज़ करके लेना चाहते हैं तो काले तिल जो है उसको आप खस को दोनों को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। साथ में आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स ये भी कर सकते हैं। इसको आप इकट्ठे रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए। रोज़ 1 चम्मच आप इसको गर्म पानी के साथ लीजिए। जॉइंट पेन के पेशेंट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपको लेना है सबसे पहला तो आप एम्प्टी स्टमक लीजिए। एम्प्टी स्टमक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में वो ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो डिटॉक्सिफाइंग चाहे लिक्विड्स आप लें चाहे ये पाउडर्स लें, इसके बाद ना आपको मोशंस ज़रूर आएंगे दिन में 1 या 2 बारी, तो वो होने दीजिए क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर है। ये एक डोमेस्टिक वेरिएशन है जो हम आपको दे रहे हैं और उससे बॉडी अंदर से सारे टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे हैं। और भी जैसे अजवाइन का मैंने आपको बताया, अजवाइन के साथ आप सूखी अदरक आती है, सॉल्ट जिसे बोलते हैं, उसको भी साथ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सूखी लहसुन भी आता है, उसको भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। एक बार ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के उसको भी आप, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, 1/4 चम्मच आपको पानी के साथ जो है वो डेली लेना है। तो डॉक्टर साहब ये एक साथ मतलब आप एक दिन में कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको इजी है। हाँ, जैसे मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस तो अब तक बता ही दिए, उसमें से कोई आप एक ऑप्ट कीजिए जो आपको इजी। अब कोई कहता है कि भाई मेरे को पास टाइम नहीं है, मैं ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह रोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए हल्दी वाला लैटे, करक्यूमिन लैटे इज गुड, आप वो तो करें। अब कुछ तो एफर्ट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। 365 डेज हम कर सकते हैं, मतलब इससे कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब आप अपनी रेगुलर लाइफ में करें तो स्टॉपेज नहीं है। नो, इट इज similar to a Chyawanprash. You are having a ready-made Chyawanprash. This is your homemade Chyawanprash which you are giving to your body. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद में हैं जो जॉइंट में बहुत फायदेमंद हो? देखिए, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है ना आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो आप कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ सजेस्ट करेंगे जो मिलने में भी आसान हो और लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो? क्योंकि कई जड़ी बूटियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ बताइए जो लोग आम लाइफस्टाइल में अपने हम इंक्लूड करके उसका फ़ायदा उठा के पेन से रिलीफ पा सके। देखिए, त्रिफला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिफला, हाँ, वन कैन हैव डेली, बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको मोशंस लूज रहते हैं तो आप त्रिफला ना लें। तो उसमें हरितकी एक कंपोनेंट होता है, वो आप डेली आधा चम्मच अपने रूटीन में ले सकते हैं। जो ये हरितकी लें वो आप खाने के बाद लें, खाली पेट मत लें। अगर आप हर्ब्स में जा रहे हैं, थेरापेटिक हर्ब्स के अंदर जैसे आपने कहा, तो वो आफ्टर फूड ही चलेंगी। सेकंड जो बहुत इजीली अवेलेबल है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ वेरी यू कैन से कि अमेजिंग वर्क करता है जॉइंट पेन के अंदर। उसका आप पाउडर आधा चम्मच रोज़ दूध के साथ, वार्म मिल्क 1 छोटा कप दूध के साथ आप लेना शुरू कीजिए। कहीं का भी दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आर्थराइटिस का, कहीं का जोड़ों का दर्द हो, रिस्ट में कहीं पे भी दर्द हो, कोई पुरानी गुम चोट हो, जैसे कोई किसी गिर जाता है तो जब वो बीमार होता है या बुखार होता है तब वो दर्द उभर के आता है, वो भी नहीं होगा, उसको भी सबसाइड कर देगा। अश्वगंधा इज़ वेरी गुड फॉर पोस्टपार्टम लेडीज़ जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद हड्डियां एक बारी के लिए कमज़ोर हो जाती है, तो आप कंटिन्यूसली आप फीडिंग में भी अश्वगंधा दे सकते हैं। इफ़ यू आर फीडिंग टू द चाइल्ड, इट इज़ सेफ फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। आधा चम्मच या 1/4 चम्मच से आप शुरू कीजिए और आप उसे उसके बाद लेते रहिए। कोई सी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, स्लिप डिस्क हो गई, कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा, इतना ताकतवर है। तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? मतलब हम इसको हमेशा ले या कुछ ऐसा ड्यूरेशन है मॉडरेशन में ले? हाँ, आप अदरक और लहसुन का ड्यूरेशन आज तक आपने मेजर करा? नहीं, बिल्कुल आप कब से ले रही हैं उसे? जब से आपने होश संभाला, आप देख ही रहे हैं। तो इसी तरह ये आयुर्वेद भी जो हर्ब्स हैं ये
इसको आप ऐसा मत समझिए कि कोई सॉल्ट है जिसको आप अपनी बॉडी के अंदर देंगी तो इसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे या इसका एक ड्यूरेशन है। ये मैं आपको जनरल हर्ब्स ये बता रही हूँ जो आप लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप उसे ढाल लेती है तो आप दिन ब दिन रिजुविनेशन की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ये एक चीज़ है जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना देगा और ये आपकी जिस तरीके से बाकी खाने की चीज़ें पार्ट है लाइफस्टाइल का, ये इसको भी उसको आप पार्ट ही बनाने के लिए हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने जड़ी बूटियाँ भी बता दी, लाइफस्टाइल भी बता दी, बहुत चीज़ें जो हमारे दर्शकों को बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ वो ज़रूर डॉक्टर प्रियंका को सुन रहे होंगे और फ़ायदा इनकी बातों का उठाएंगे। अब मैं एक मेन जो एक अब मिसकंसेप्शन कह लीजिए या मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग पहले के ज़माने में आलती पालती मार के बैठते थे, कुछ नहीं होता था, कभी जॉइंट पेन किसी को हमने अपने दादा नाना को नहीं सुना। हाँ, एक उम्र के आने के बाद ज़रूर सुना, लेकिन आजकल डॉक्टर बोलते कि नहीं, बच्चों को भी मत बिठाइए, आप नीचे आलती पालती या घुटने के बल मत बिठाइए, मतलब आलती पालती मार के खाना मत खाइए। क्या ये गलत पोस्चर होता है और पोस्चर जिम्मेदार होता है क्या जॉइंट पेन का? इससे अच्छा पोस्चर नहीं है आलती पालती। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा नियम है जो बहुत पुराना चलता आ रहा है। एक्चुअली डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर ये आपके जोड़ों को स्ट्रेस कॉज कर रहा है तो वो एडवाइस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि जब मैं चौकड़ी मार के बैठता हूँ तब मुझे दर्द होता है, तो वो आपको मना कर देंगे कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपको स्ट्रेस पड़ रहा है। yes. हाँ, वो स्ट्रेस की वजह से गलत नहीं पोस्चर गलत नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से क्या है, वहाँ पे और टेंशन क्रिएट होगा जॉइंट के अंदर और वहाँ किसी तरह की इंजरी या और स्टिफनेस या रेडनेस का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू शुड सिट इन दैट पोस्चर, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू शुड नॉट सिट इन दैट पोस्चर। लेकिन आलती पालती मारना किसी तरीके से कोई गलत पोस्चर नहीं है, बल्कि अच्छा है। और मैं जो जॉइंट पेन के पेशेंट है ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी मोबिलिटी कम कर देते हैं दर्द के डर से। वो सबसे ज़्यादा गलत है। आपको अपनी मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। अगर मैं तो पेशेंट्स आते कहते हैं इतना दर्द है कि हम दरवाजे तक नहीं जा सकते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप हाथ में एक डंडा पकड़िए और आप पूरा एक चक्कर मार के आइए अपनी छत का, सीढ़ी एक बारी चढ़िए और एक बारी उतरिए। मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कब्जा भी देखा होगा, अगर आप उसे नहीं चलाएंगे जाम हो जाएगा। सेम बॉडी है, आपको उसे ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए मोबिलिटी नहीं रोकनी है। हाँ, नहीं, आपको एक जगह टिक नहीं जाना, जाम नहीं हो जाना, आपको चलना है और आपको अपनी मोबिलिटी बनाए रखनी है। ऐसे मेरे दिल में एक सवाल आया डॉक्टर साहब, घी खा सकते हैं? हाँ, जॉइंट पेन में घी बहुत अच्छा है किसी भी उम्र में। हाँ, बट आपको उसकी क्वांटिटी देखनी होगी कि भाई मेरे को कम से कम एक दिन के अंदर 10 to 15 ग्राम से ज़्यादा मुझको घी नहीं लेना है, डिपेंडिंग अपॉन माई एज ग्रुप। अब जैसे बच्चे हैं, हम उन्हें घी की परांठी खिलाते हैं या दाल में चावल में घी डालते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं सारे दिन, उनकी वर्कमैनशिप उस हिसाब से है, तो वो उस चीज़ को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप देखिए आपके लाइफस्टाइल में आपकी मोबिलिटी कितनी है। घी इज़ नॉट बैड, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट यू शुड एक्सरसाइज कि आप उसको एब्जॉर्ब कर जाए, आप उसको मेटाबोलाइज कर ले बॉडी के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, औरतों के साथ जॉइंट पेन को तब देखा जाता है जब आफ्टर 45 मेनोपॉज आता है। तो अगर औरतों को 45 मतलब मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो उस एज के अंदर अगर एक वुमेन एक हर्ब आती है मेजन करी, अगर ये हर्ब अवेलेबल हो जाए और वो उसको लेना शुरू कर दे। हमारे पास देखिए हर्ब्स तो बहुत सारी है आयुर्वेद के अंदर ना। अब एक हर्ब आती है नीलगिरी, अब वो नीलगिरी पर्वत से ही हमको अवेलेबल हो पाती है, तो उसके लिए आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। हम तो आयुर्वेदाचार्य हैं, तो हमें तो पता है कि भाई कौन कौन सी है, हरमाल है, सती है, मेजन करी है, ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं। उसके दो तरीके हैं, अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप उसको पाउडर करके खुद रोज़ लेना शुरू कर सकते हैं, वरना हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं, आप हमसे लेकर भी उसको ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और जब हमें आयुर्वेद का इतना अच्छा हम स्रोत हैं तो आपको उससे बेनिफिट होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो अगर इस तरह के मेनोपॉजल वुमेन्स हैं जिनको कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से इतना सफ़र करना पड़ता है जॉइंट पेन के अंदर, तो अगर वो हर्ब्स का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल के अंदर शुरू कर देती है तो वो उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट मेनोपॉज भी 50 या 55 के बाद ही इनिशिएट होगा, जो आज की डेट में 40-45 पे ही इनिशिएट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे और आपसे जाननी है कि आयुर्वेद में जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या आयुर्वेद इसको सप्लीमेंट्स को कहता है कि लेने चाहिए? अगर नहीं लेने चाहिए तो आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे अंदर ही कमी हो गई तो मैं क्या करूं, सप्लीमेंट्स लूं या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करूं, वो मुझे बताएंगे। देखिए, सप्लीमेंट्स ऐसे ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली सॉल्ट्स जो लिवर को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी डैमेज करेगा, स्टमक में इंडाइजेशन को भी इनिशिएट करेगा। तो ऑब्वियसली आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर आकर अपनी प्रकृति दिखाकर प्रॉपरली कि आप वात के हैं, पित्त के, कफ के हैं, उसके अनुसार आपको जो है स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे अच्छा जो एक सप्लीमेंट एक पर्सन ले सकता है वो है खसखस का आपने देखा होगा, शरबत भी बनता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, आप ऐसे पानी में डाल के पी सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर रोटी भी गूंदते हैं उसके अंदर भी आप खसखस डाल के उसका आटा गूंद सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम, फॉर मिनरल्स, फॉर मैग्नीशियम। तो इस तरह के जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो डेली इनटेक में लिए भी जाएं और प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, या तो हम वो ऑप्ट करें या डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को कंसल्ट करके अपने प्रकृति के अनुसार हम सप्लीमेंट्स को इनिशिएट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मैं एक सवाल मेरे मन में आया कि स्क्वाट्स एक्सरसाइज जो होती है, हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर लाइफ में करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें जॉइंट की दिक्कत है, वो तब भी कंटिन्यू करते हैं, क्या उन लोगों को एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? एक्सरसाइज स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज तो करना है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मोटापा है तो मोटापा को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट प्लान लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको अंडर सम सुपरविजन उसे करना चाहिए। ज़बरदस्ती का हमें स्ट्रेसफुल किसी भी तरह का वज़न नहीं उठाना है, किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट शुड बी डन प्रॉपरली एंड इट शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल टू द बॉडी। तो डॉक्टर साहब, एक कीवर्ड, एक की कोट आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगी कि आप अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ये चीज़ कर लीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, मेरा कीवर्ड अगर आप खाने के लिए कहेंगी, हर्ब्स में कहेंगी, तो वो तो है अश्वगंधा। कि यू शुड अडॉप्ट अश्वगंधा इन योर लाइफ फॉर अ डेली बेसिस। आइदर इट्स अ चाइल्ड, द डोज विल बी डिफरेंट, और इट्स एन अडल्ट, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो मैं कीवर्ड कहना चाहूँगी वो है मोबिलिटी। नेवर स्टॉप, मतलब मूविंग, नेवर स्टॉप योर मूवमेंट्स। इवन अगर आप बैठे हो, आप जॉइंट पेन के पेशेंट हो, तो आपको अपने हाथ पैरों में मोबिलिटी रखनी चाहिए। जितना आप मोबिलिटी कम करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आप उतने जाम हो जाएंगे। आपका दर्द है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कहिए वहाँ तक तो मैं चल के जाऊँगा ही जाऊँगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपके जवाबों ने ना हमारे व्यूअर्स के कई मन में जो सवाल चल रहे हैं, शायद वो हमसे शेयर करते हैं, किसी से भी शायद नहीं कर पाते हैं, उनके बहुत एक दिमाग में एक विजन क्लियर कर दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीवन कोश को इतना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जाते जाते अगर कोई पेशेंट इलाज कराना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें? देखिए, आपकी स्क्रीन पे तो नंबर बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उससे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो दिल्ली में हमारा क्लिनिक है, वहाँ का जो एड्रेस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, तो उधर आके विज़िट कर और उसको आप पूरी तरीके से अपना नाड़ी ज्ञान वगैरह करवा कर और फिर इलाज करा सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका, आपका जीवन कोश में आने के लिए। अब ये हमारा पहला पॉडकास्ट एपिसोड था, उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत प्यार देंगे। तो जाते जाते आपको एक और चीज़ बता दूं, जो अगला पॉडकास्ट एपिसोड हमारा होगा वो होगा लिवर पे। जी हाँ, लिवर। आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं ना हमारे पास, उसका अगले एपिसोड में डॉक्टर प्रियंका जवाब देंगी और वो एपिसोड होगा लिवर। तो अब क्या करना है, आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।